हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कंपनियां वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में सबसे ऊपर है। नंबर 1 इज़ 361 वैम, नंबर 2 इज़ नोवामा, नंबर 3 इज़ आनंद राठी वेल्थ। हम और कंपनीज़ की बात इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका मेन धंधा वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल हो गया या HDFC बैंक हो गया या कोटक बैंक हो गया, इन सब का मेन बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हम उन बिजनेसेस की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ फोकस करेंगे आज के दिन इन 3 कंपनीज़ के ऊपर जिनका मेन बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट है और इनकी जो ग्रोथ आ रही है वो सिर्फ इस बिजनेस वर्टिकल की वजह से आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले इस सेक्टर की टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे कौन कौन सी डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, जिसको समझने के बाद हमें ये सेक्टर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके का रेवेन्यू इन कंपनीज़ के पास आता है। सबसे पहला जो रेवेन्यू इनके पास आता है वो है ARR रेवेन्यू, यानी एनुअलाइज्ड रिकरिंग रेवेन्यू। रिकरिंग रेवेन्यू यानी साल दर साल वो रेवेन्यू रिकर करता है, यानी बार बार मिलता है। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ रेवेन्यू दैट दिस कंपनीज गेट। उसके बाद दूसरा जो रेवेन्यू आता है वो आता है ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू। ये रेवेन्यू सिर्फ एक बार आता है और बल्क में आता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा बिजनेस इन कंपनीज के साथ कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे रही है। उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज देने का एक टाइम पैसा मिलता है जब उन्होंने IPO किसी कंपनी का लॉन्च किया। वो पैसा बात दोबारा तो मिलेगा नहीं, वो रिकरिंग पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक बार पैसा मिला है। दैट काइंड ऑफ पैसा इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल अमाउंट, ठीक है। और दूसरा अमाउंट होता है ARR यानी रिकरिंग अमाउंट। रिकरिंग अमाउंट वो होता है जो कंपनी को बार बार हर साल मिलता रहता है। रिकरिंग का एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए मैंने इनको 50 करोड़ अपने मैनेज करने के लिए दे दिए। इन्होंने 50 करोड़ किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए कि भाई इस रिच आदमी के आप पैसे मैनेज कीजिए। तो हर साल वो म्यूचुअल फंड कंपनी मेरे को कमीशन देगी जब तक वो 50 करोड़ रुपए उनके पास पड़े हैं, यानी वो पैसा मेरे पास बार बार हर साल दर साल आता रहेगा। जब साइकिल चेंज होगी या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो ARR इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ARR के ऊपर, लेकिन ट्रांजैक्शनल अमाउंट जैसे ही मार्केट नीचे जाने लग जाएगी वो कम हो जाएगा। तो मार्केट हमेशा एक प्रीमियम देती है उस कंपनी को जो कंपनी ARR ज़्यादा कमाती है, जबकि ट्रांजैक्शनल अमाउंट को मार्केट प्रीमियम कम देती है। तो इसीलिए जिस कंपनी में ARR इनकम ज़्यादा है उस कंपनी की PE वैल्यू यानी वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो ट्रांजैक्शनल इनकम जिन इन कंपनीज़ की ज़्यादा है उन कंपनीज़ को मार्केट कम वैल्यूएशन देती है, ठीक है। ये बात होगी टाइप ऑफ रेवेन्यू की। उसके बाद हम बात करते हैं किस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं इन कंपनीज़ में। मोटा 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे क्लाइंट्स को। सबसे पहले अल्ट्रा HNI, जो सबसे अमीर फैमिलीज़ हैं, लगभग 35,000 फैमिलीज़ इंडिया के अंदर। इनकी जो एसेट्स हैं ना वो 50 करोड़ से फालतू हैं, यानी सबसे अमीर लोग जिन्होंने 50 करोड़ इन कंपनीज़ को दे रखे हैं मैनेज करने के लिए। उसके बाद आते हैं HNIs, ये 25 करोड़ से 50 करोड़ के बीच के लोग हैं। अल्ट्रा HNI से कम लेकिन बहुत अमीर, लगभग 30 लाख के आसपास फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर जो HNIs कैटेगरीज में आती है। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो एफ्लुएंट पीपल की आती है, जो HNI से थोड़े कम रिच हैं। 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की जिनकी वेल्थ है ये कंपनीज मैनेज करती हैं। और उसके बाद उससे नीचे वाला सेक्शन 10 लाख से लेकर और 5 करोड़ तक भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आ गई कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनको ये कंपनी डील करती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये कंपनी किस किस तरीके का बिजनेस करती हैं। तो सबसे बड़ा बिजनेस इनका है एसेट मैनेजमेंट का, यानी हमें पैसा दो हम आपका पैसा मैनेज करेंगे। सबसे मेन बिजनेस और जो कोर कंपिटेंस है वो उन कंपनीज़ की इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कंपिटेंस इन कंपनीज़ की आती है वो इन कंपनीज़ ने इन हाउस अपने खुद के AIF म्यूचुअल फंड या PMS शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जब क्लाइंट इनको पैसा देता है तो इनको किसी दूसरे वेंडर के पास नहीं जाना पड़ता खरीदने के लिए क्लाइंट्स के पास। फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने इनको 100 करोड़ रुपए दिए तो 50 लाख तो इन्होंने HDFC AMC को दे दिए कि भाई तुम मैनेज करो हमारे इस क्लाइंट का, और 50 लाख रुपए इन्होंने इन हाउस अपने ही AMC के अंदर डाल दिए। तो उससे क्या होता है, इनको जो HDFC AMC को भी जो कमीशन देना था वो कमीशन नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी बड़ा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है और इसको भी कंपनी बड़ा लाइक करती है। और इस धंधे को हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट। ऊपर वाले धंधे को हम बोलते थे वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पर पैसा आया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह पे। दूसरा धंधा आया
एसेट मैनेजमेंट का, जिसमें हम खुद म्यूचुअल फंड, AIF या PMS चला रहे हैं और क्लाइंट का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी तरीके का धंधा होता है लेंडिंग का धंधा। अब पूछोगे आप लेंडिंग क्यों कर रहे हैं ये, तो देखिए बहुत सारे क्लाइंट हैं, जब वो अपना पैसा पार्क कर देते हैं उसके बाद उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल कहाँ से आएगा, या तो वो किसी बैंक के पास भागेंगे। लेकिन ये कंपनीज क्या कहती हैं, ये कंपनी कहती है बैंकों के पास मत भागो, हमारे पास ही रहो, हम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे, वैसे भी आपका सारा पैसा हमारे पास पार्क पड़ा है, तो सिक्योरिटी हमारे पास आपके लोन की है। तो ये उनको लेंड कर देते हैं पैसा शॉर्ट टाइम के लिए, कोई 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। लेकिन इस तरीके का पैसा इनकी मेन इनकम नहीं है। ये धंधा ये लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि क्लाइंट्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, ना कि इसीलिए ताकि ये पैसा कमा सके। तो जो कंपनीज इस धंधे को करती हैं, लेंडिंग के धंधे को करती हैं, उसको मार्केट बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्जिन्स हाई नहीं हैं। ज़्यादा मार्जिन्स हाई कहाँ पर हैं, एसेट मैनेजमेंट के अंदर और वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। तो मार्केट हमेशा आपको वैल्यूएशन देती है इस बेस के ऊपर कि आपके क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। तो जब भी हम किसी कंपनी की PE पढ़ते हैं या फिर उसकी वैल्यूएशन देखते हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि मार्केट इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखती है। ठीक है। उसके बाद अगली तरीके का धंधा है कैपिटल सर्विसेज, ये कंपनियां देती हैं। कैपिटल सर्विसेज में जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ गई, ये ट्रांजैक्शनल इनकम आती है, यहाँ से बल्क में पैसा आता है। या फिर एक नुवामा एक स्पेशल काम करती है, जैसे कस्टडी एंड क्लियरिंग का बिजनेस है उसका। जैसे ब्रोकर से हम कोई शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद डिपॉजिटरी में रखते हैं, डिपॉजिटरी से और ब्रोकर के बीच में जो हमारे शेयर्स ट्रैवल करते हैं या ट्रांजैक्शंस ट्रैवल करती हैं, वो काम इस धंधे का होता है। तो ये भी बड़ा सिक्लिकल धंधा है। ठीक है। उसके बाद आनंद राठी एक और धंधा करता है जिसको हम ओमनी फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। इस बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि इन्होंने ना एक ऐप बना दी। ठीक है। और एक ये ऐप जितने भी प्राइवेट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स घूम रहे हैं ना, उन सबको दे दी कि भाई तुम्हारा छोटा सा काम है, तुम कहाँ ऐप शैप पे खर्चा करोगे, हमारी ऐप यूज़ करो, इसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन करना चाहते हो, आप आसानी से रिटेन कर सकते हो, कितना भी छोटा क्लाइंट हो। ठीक है। उसको आप केटर कर सकते हो इस ऐप से। तो एक ये बिज़नेस मॉडल भी है कि ये उन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं। अब आते हैं हम कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सा धंधा करती है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 361 की। 361 के पास जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, जिसमें ये 4 लाख करोड़ के आसपास पैसा मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट्स का। ठीक है। नुवामा का एसेट मैनेजमेंट का नुवामा का वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है, यानी 360 से काफ़ी छोटी है, लगभग हाफ साइज़ है। और आनंद राठी का 60,000 करोड़ का AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो ये वेल्थ मैनेजमेंट के अंडर करते हैं। ठीक है। इससे आपको स्केल का डिफरेंस पता चल गया भी कौन सी कंपनी किस स्केल पे डील कर रही है। ठीक है। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं, यानी अपने खुद के म्यूचुअल फंड खोल रखे हैं, उसमें कितना कितना पैसा है इनका। तो 361M 2020 से आई थिंक ये बिज़नेस कर रही है, और इनके पास 72,000 करोड़ का क्लाइंट का पूल बना हुआ है पैसे का, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इनकी प्रोजेक्शन है कि 20% से 25% से हम लगातार इसको ग्रो करते चले जाएंगे। नुवामा ने ये बिज़नेस जस्ट अभी शुरू किया है, 7,000 करोड़ का इनका एसेट्स का पूल है, और अभी इन्होंने प्राइवेट इक्विटी रेज करनी शुरू भी नहीं की है। उसके बाद आनंद राठी ये एसेट मैनेजमेंट का बिज़नेस नहीं करता, वो अपनी कोर कंपिटेंस पे फोकस करते हैं, यानी हमें अपने क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेज करनी है। वो इधर उधर के धंधों पे काम नहीं करते, वो सिर्फ फोकस करते हैं अपने जो बेसिक कंपिटेंस है कंपनी की, यानी वेल्थ मैनेजमेंट पे, उनका सारा फोकस वहाँ पर होता है। इसके अलावा जो हमने ओमनी प्रेजेंट इनका जो ऐप मॉडल बताया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐप देते हैं, वो इनका बड़ा बिजनेस है। अभी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये उसको स्केल करना चाह रहे हैं और पोटेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मार्केट आनंद राठी को हमेशा बढ़िया वैल्यूएशन देती है, क्योंकि उनका फोकस हमेशा अपनी कोर कंपिटेंस पे है। इसके बाद हम नुवामा की बात करेंगे। तो नुवामा में कैपिटल सर्विसेज देते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कस्टडी एंड क्लियरिंग का बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस है। और 361M का एक अतरंगी सा बिजनेस है, जिसमें ये एस्टेट प्लानिंग करते हैं। आपने तो देखा ही है कि जब अमीरों में पैसा ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये वो सर्विसेज देते हैं, ट्रस्टीशिप की सर्विसेज देते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है इनका अगर टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें तो, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सर्विस दैट दे प्रोवाइड टू देयर क्लाइंट्स। ठीक है।
फिर आते हैं लैंडिंग के बिजनेस के ऊपर। तो लैंडिंग नुवामा और 360 दोनों करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको मार्केट बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती, लेकिन कंपनीज इसको सिर्फ इसीलिए देती हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्लाइंट की सारी नीड्स को कैटर करना है आज के दिन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आनंद राठी पे। तो आनंद राठी में कोई लैंडिंग नहीं है। अगेन दिस इज़ द रीज़न वाई मार्केट लाइक्स इट मच मोर देन एनी अदर कंपनी। अब हम बात करेंगे टारगेटेड कस्टमर्स की कि कौन कौन से इनके कस्टमर। तो देखिए, अल्ट्रा HNI यानी 50 करोड़ से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है 360। 360 का मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से आता है, अल्ट्रा HNI से, अमीरों से भी अमीर, सबसे अमीर लोगों से जो 35,000 फैमिली है। नुवामा का भी फोकस इनके ऊपर है, लेकिन 360 जितना फोकस नहीं है। 360 का कहीं ज़्यादा ही फोकस इनके ऊपर है। उसके बाद HNI की बात करेंगे 25 करोड़ से 50 करोड़ वाली कैटेगरी में। तो 360, नुवामा और आनंद राठी तीनों ही इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डीपली फोकस्ड हैं। हाँ, आनंद राठी के बारे में बात बता दूं, आनंद राठी अल्ट्रा HNI को डायरेक्टली कैटर नहीं करता। उनकी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि HNI को कैटर करें, उससे नीचे वाली एफ्लुएंट कैटेगरी को कैटर करें। आहिस्ता आहिस्ता वही लोग, जब उनका पूल ऑफ मनी बड़ा हो जाएगा तो वो अल्ट्रा HNI कैटेगरी में आ जाएंगे। उनके साथ हुआ भी है, 12 से 13% जो लोग हैं आनंद राठी में वो अल्ट्रा HNI के हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डायरेक्टली टारगेट नहीं करते अल्ट्रा HNI को। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नुवामा की। तो नुवामा का HNI और अल्ट्रा HNI में फोकस है। 360 का मोस्टली फोकस अल्ट्रा HNI पे है। हालांकि हाँ, इन्होंने कहा है कि हम 5 करोड़ से जो 25 करोड़ वाले लोग हैं उनको भी कैटर करना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ इट्स नॉट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। अब जो मैंने आपको ARR के बारे में बताया है, ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू के बारे में बताया, लैंडिंग के बारे में बताया, उसका फ़र्क इनकी वैल्यूएशन पे दिखाता हूँ किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले हम PE रेशो देखेंगे इन तीनों कंपनियों की क्या है। सबसे ज़्यादा PE मिलती है आनंद राठी को 64 की। रीज़न बिंग कि आनंद राठी इज़ फुल्ली फोकस्ड ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंस। ठीक है, ARR रेवेन्यू आनंद राठी का मैक्सिमम है इन, एंड दैट बिजनेस इज़ गिवन मोस्ट वैल्यूएशन इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो आनंद राठी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन होगी इसकी, सबसे ज़्यादा PE रेशो होगी लगभग 65 की। उसके बाद जो इनकी ग्रोथ है वो फिनोमिनल है पिछले कुछ क्वार्टर से। इस क्वार्टर में भी Q1 FY25 में भी इनके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए, लेकिन मैंने फ़िलहाल फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से इनका कंपैरिजन किया है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा मिलती है वो मिलती है 361 को। रीज़न बिंग 76% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ARR। ठीक है, तो अच्छा खासा रेवेन्यू इनका ARR से आता है और मार्केट को ARR पसंद है, इसीलिए इनको 45 का PE आज के दिन पे मार्केट देती है। उसके बाद हम बात करते हैं नुवामा की। तो नुवामा को सबसे कम PE मिल रहा है 30 के आसपास का। रीज़न बिंग कि इनकी ट्रांजैक्शनल इनकम बहुत ज़्यादा है। जो इनका कैपिटल सर्विसेज का बिजनेस है उस बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मार्केट को ये बात पसंद नहीं आती। देखिए, रियल एस्टेट का एग्जांपल मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा। रियल एस्टेट कंपनीज में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा मार्केट इज्जत देती थी किराए की इनकम को, उसके बाद मार्केट इज्जत देती थी होटल के बिजनेस को, उसके बाद सबसे कम इज्जत मिलती थी कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की अमाउंट एक बार कंस्ट्रक्शन बना दी और पैसा ले लिया, बात ख़त्म। लेकिन जो रेंट है वो लगातार आता रहता था। तो इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर में जो किराए का काम कंपनियां करती थी उनको EV to EBITDA मैक्सिमम मिलता था। उसी तरीके से इस सेक्टर में जो कंपनी ARR सबसे ज़्यादा कमाती हैं उनको PE रेशो सबसे ज़्यादा मिलती है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये सारा सेक्टर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो प्रॉफिट मार्जिन अगेन आनंद राठी की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ना ये लैंडिंग स्पेस में है। लैंडिंग स्पेस में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली कम हो जाते हैं और कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस्ड है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन नुवामा का सबसे कम है 20% के आसपास का। ये FY24 के रिजल्ट्स के हिसाब से मैं आपको सारा डेटा बता रहा हूँ। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं। ये सारी कंपनीज बात कर रही हैं कि हम 20 से 25% के आसपास ग्रो करेंगे। ग्रोथ ना इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मार्केट क्या कर रही है ना, क्योंकि इनका पूल भी बढ़ता रहेगा। मार्केट अगर बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रही तो हो सकता है इनका पूल भी श्रिंक कर जाए, तो 20 से 25% की ग्रोथ देना इनको मुश्किल हो जाएगा। इन दैट केस द बिजनेस विल लुक मोर लंपी, है ना, एक स्ट्रक्चरल स्टोरी नज़र नहीं आएगी। तो ये सभी कंपनीज गाइडेंस देती हैं 20 से 25% के आसपास हम ग्रो करेंगे, जो पॉसिबल है ये ग्रो करेंगे। हाउएवर हमें हमेशा कंसिडर करना है कि इन केस ऑफ मार्केट गोज डाउन हिल
इन कंपनीज़ के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन सभी सफ़र करेंगी। तो इन कंपनीज़ के बारे में मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दिया है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है, किसको पी क्यों ज़्यादा मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं किस बिज़नेस में इन्वेस्टेड हूँ। तो मैं अभी बता देता हूँ कि मैं नुवामा में इंटरेस्टेड हूँ, और अगली वीडियो में पूरी मैं नुवामा के ऊपर बनाऊँगा और आपको ये बताऊँगा कि ऐसे क्या रीज़न है कि इन तीनों कंपनीज़ में से मैंने नुवामा को ही चूज़ किया। वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्टॉक्स के फंडामेंटल देखते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।